हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की जो कहानी हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो 9 लड़कियों की जिंदगी से जुड़ी हुई है। एक ऐसे अनजाने सफर की जो बदकिस्मती से उन्हें एक रहस्यमयी आइलैंड पर लाकर पटक देता है। उनकी नजर में आए एक अभागा हादसा होता है, मगर इसके पीछे एक ऐसा राज छुपा है जिसकी हकीकत से पर्दा उठने के बाद ये उनके लिए किसी खौफनाक सदमे से कम नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये राज क्या था, या वो खुद को कैसे जिंदा रखेंगे, क्या सच में वो अपनों से वापस मिल पाएंगी या नहीं, चली जानती है। कहानी की शुरुआत लिया राइक से होती है, जो बेहद ही गंभीर हालत में 2 इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर के सामने बैठी है। और वो यहाँ कैसे पहुंची, इसकी जानकारी ये दोनों ऑफिसर डैनियल फैबर और डीन यंग उसे ले रहे। जहाँ लिया अतीत को याद करते हुए बयान देना शुरू करती है। हम उसे एक सुनसान बीच समुद्र में कहीं फंसा हुआ देखते हैं, जहाँ सब कुछ तहस नहस सा था। ढेर सारे बैग पड़े थे प्लास्टिक के और आसपास टूटे फूटे सामान नजर आ रहे थे। वो किसी तरह खुद को संभालती और बैग की मदद के लिए मोबाइल फोन को निकालती है, लेकिन दुर्भाग्य से फोन पानी में डूबकर खराब हो चुका है। असल में इन सब की शुरुआत उस रोज से होती है जब लिया अपने बॉयफ्रेंड जेफरी के साथ रिश्ता टूट जाने की वजह से काफी दिनों से उदास थी, जिसके चलते उसके माता पिता ने उसके लिए ट्रिप प्लान किया था ताकि वो थोड़ा बहुत घूमकर दिल में चल रही खलबली को शांत कर सके और जेफरी को जल्द से जल्द भुला सके। हालांकि इस सफर में वो अकेली नहीं थी। प्लेन में टोनी और मार्था नाम की 2 जिगरी दोस्त, वहीं टेक्सास से डॉट और शेल्बी के साथ ही न्यूयॉर्क से रशेल और उसकी छोटी बहन नोरा भी शामिल थी। स्कूल से फेटी नाम की एक लड़की भी इस यात्रा में शामिल होती है। अब लिया और जेनेथी को छोड़कर यहाँ पर सभी लोग जोड़ियों में आए थे। वो सभी एक दूसरे से मेलजोल बढ़ा रहे थे। तभी टीवी पर एक क्लीन नाम की महिला उन लोगों का स्वागत करती है और कहती है कि आप सभी का इस बेहद ऐतिहासिक शो में स्वागत है, जहां पर आप जैसो अनेकों महिलाओं ने सभी हवाई यादगार सफर में हिस्सा लिया, जिसका नाम है द डॉन ऑफ ईव। हम सभी आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद प्लेन में एक हड़बड़ाहट होती है, जिससे हर कोई खौफ में आ जाता है। सभी को प्लेन में हो रहे इन झटकों से डर लगने लगता है। कोई भगवान को याद करने लगता है तो कोई अपने आप को बचाने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढने लगता है। किसी की आंखों से आंसू थे तो कोई मौत की चिंता से घुटा जा रहा था। लेकिन लिया बिल्कुल शांत थी। ना उसे जिंदा रहने की चाह थी और ना ही मौत का डर। बस कुछ था तो हाथों में बॉयफ्रेंड जेफरी का लिखी हुई किताब और जहन में उसका प्यार, जो कि उम्र के लिहाज से थोड़ा बड़ा था, लेकिन प्यार कहीं से भी कम नहीं था। फिलहाल प्लेन क्रैश होता है। हादसा इतना जबरदस्त होता है कि उसके पर खच्चे उड़ जाते हैं। लेकिन इस दुर्घटना में सभी लड़कियां सकुशल बच जाती हैं और खुद को एक अजनबी आइलैंड में पाती है। यहाँ लाचार बेबस सभी एक दूसरे से फोन मांगती है ताकि वो इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर सके, सरकार को इसकी खबर दे सके। डॉट के पास उसका फोन होता भी है, लेकिन पानी में भीगने की वजह से वो ऑन नहीं हो रहा था, जिसके कारण वो उसे रेत में सूखने के लिए डालती है। उसी समय वहाँ शेल्बी और टोनी खाने पीने का सामान ढूंढने के लिए नज़दीकी जंगल की तरफ निकल पड़ती हैं, क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं विश्वास था कि अगर भगवान ने उन्हें बचाया है वही उन्हें इस मुसीबत से बाहर भी ज़रूर निकालेगा। दूसरी तरफ नोरा और डॉट को समुद्र किनारे ढूंढने पर कुछ अन्य कोक की कैन मिलती है, यानी कि हम उन लोगों के पास पीने के लिए पानी तो नहीं, लेकिन कोक की 16 कैन ज़रूर है, जिसे अगर संभाल कर यूज़ किया जाए तो 1.5 हफ्ता जिंदा रहा जा सकता है। साथ ही साथ रशेल का फ़ोन भी ऑन हो गया, लेकिन उसमें सिर्फ 2% बैटरी बची है। इसीलिए वो सलाह देती है कि उन्हें इसका सही जगह पर कॉल करने का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई 119 की सलाह देता है तो कोई अपने रिश्तेदार को फ़ोन मिलाने की बात करता है, लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी था फ़ोन का वहाँ तक लग जाना, क्योंकि लोगों ने खुद नहीं पता कि आखिर वो किस देश में है, यहाँ नेटवर्क है भी या नहीं। इस दौरान लिया बताती है कि उसकी जुबान तो बस एक ही नंबर याद आ रहा है, वो था जेफरी का, और उसके बारे में सोचती हुई वो एक बार फिर से अतीत में चली जाती है। यहाँ उसकी जिंदगी का सबसे बदनसीब दिन था जब जेफरी को किसी से मालूम पड़ गया कि वो अभी सिर्फ 17 साल की है और ये झूठ वो बर्दाश्त नहीं कर सका। इसके बाद ही दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते। उसका प्यार, उसकी खुशियां, सब कुछ एक साथ तबाह हो गया, जिसका दर्द आज भी हम लिया की आंखों में देख सकते हैं। अब सभी एक एक करके अपने अपने जानने वालों को फोन लगाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कोई फोन नहीं उठाता या फिर किसी का फोन लगता ही नहीं। आखिर में फैटिन ने अपने जिस करीबी को फोन लगाया था, उन्होंने फोन उठा तो लिया, लेकिन अचानक बैटरी खराब होने की वजह से फोन डेड हो जाता है। मगर दोस्तों, दुर्भाग्य की बात तो ये थी, सिर्फ फोन ही डेड नहीं हुआ, अंदरूनी चोट लगने की वजह से जेनेट की भी मौके पर मौत हो जाती है। परंतु जेनेट की मौत से यहाँ कुछ भी खत्म नहीं होता, बल्कि ये तो बस शुरुआत होती है। हम देखते हैं कि डॉन ऑफ आई शो की ऑर्गेनाइजर क्लेन उन सभी पर आइलैंड में मौजूद सीक्रेट कैमरा से नजर रखे हुए तो, और जेनेट उसी के लिए काम करने वाली लड़कियों में से एक थी। शायद तभी वो प्लेन में लिया की तरह अकेली थी।
मगर वो कहाँ से आई थी ना किसी को पता था, जिससे हमें साफ साफ समझ में आ चुका है कि यकीनन ये प्लेन क्रैश और लड़कियों का इस जगह पर पहुंचना कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। अगले रोज हम रशेल को इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर के सामने देखते हैं जो लिया की ही तरह जख्मी थी। वो पूछता है कि क्या मेरे माता पिता को बहन नोरा के बारे में मालूम है। डैनियल उससे कहता है कि उन्हें उतना ही पता है जितना कि हमें पता है। बाकी आगे जानने के लिए तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। जिसके बाद रशेल उन्हें बताती है कि हम दोनों जुड़वा बहनें, लेकिन मैं बड़ी थी क्योंकि मैं 18 मिनट पहले पैदा हुई, मगर शायद इसकी जितनी समझदार नहीं थी। वो दोनों बचपन से एक दूसरे से काफी अलग थे। जहां नोरा पढ़ाई लिखाई में बेहद आगे थी, उसका IQ लेवल बेहद उम्दा था, तो वहीं रशेल इन सब मामलों में उसके पैर की धूल भी नहीं थी। शायद इसी चीज की जलन उसे दूर करती रही, इतनी दूर कि सबके होने के बावजूद वो खुद को हमेशा अकेला समझने लगी। उस रोज भी आइलैंड में रशेल कुछ ऐसी ही फील कर रही थी। छोटी बहन के होने के बावजूद भी उसका कोई अपना नहीं था। सुबह जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसे कल की दुर्घटना एक सपना लगती है, लेकिन हकीकत में वो सच थी। इधर शेल्बी की नज़र पड़ती है और वो देखती है कि एक लड़की गायब है, जो कोई और नहीं लिया होती है। इससे पहले कि वो उसे ढूंढने जाते, वो खुद ही उनके सामने आ जाती है और उसके हाथों में फ़ोन था, जो देखकर सभी चौंक जाते हैं। परंतु हैरत की बात ये थी, ये फ़ोन जेनेट का था, और वो भी दूसरा फ़ोन। पहला तो वो कब का पानी में डूब चुका था। अब सोचने वाली बात ये थी कि उसने इसके बारे में उन लोगों को क्यों नहीं बताया। इन लोगों को तो नहीं पता, लेकिन आपको पता चल चुका होगा कि उसने इनके बारे में क्यों नहीं बताया। अब दोस्तों, ये कोई आम फोन में नहीं होता, सैटेलाइट फोन था जो उसे क्लेन ने दिया था। इस बात से वो सभी अनजान थे। वहीं दूसरी तरफ हम क्लेन को देखते हैं, जिसे जेनेट की मौत के बाद अपना शो डूबता हुआ नजर आ रहा है, और इसे बचाने के लिए वो सब कुछ करने को तैयार था। क्लेन अपने एक साथी ऑड्री को लड़कियों तक एक बैग पहुंचाने का हुक्म देती है, लेकिन उसमें क्या था इसका पता क्लेन के सिवा किसी को नहीं था। इधर रशेल अपनी कहानी बयां करते हुए कहती है कि उसे लगता है कि उसके पास कुछ भी गॉड गिफ्टेड नहीं है, लेकिन वो ये सब कुछ अपनी मेहनत से कमाना चाहती है, और इसीलिए नेशनल स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए वो जी तोड़ मेहनत करती है। अपनी प्रैक्टिस के दिन रात एक कर देती है, लेकिन अंत में उसका ये सपना ही रह जाता है, क्योंकि कोच के मुताबिक एक डाइवर को जिस तरह की शारीरिक बनावट की आवश्यकता होती है वो बिल्कुल भी उससे उलट थी, और ऐसे में नेशनल खेलना उसके लिए नामुमकिन था। कोच की ये बात सुनकर ऐसा लगता है कि वो एक बार फिर से अपनी बहन के पीछे हो चुकी है, और ये बात उसके दिलो दिमाग में चाबुक की तरह दर्द दे रही थी। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती और किसी तरह शरीर को बीमार करके कंपटीशन के लिए फिट बैठ लेती है। वही आइलैंड में शेल्बी का मार्था को लेकर इतनी चिंता करना, उसे इतना नजदीक आना, कहीं न कहीं मार्था गहरी दोस्त टोनी की आंखों में चुभने लगता है। असल में मार्था के पैरों में चोट लगी थी, जिसका सटीक उपचार शेल्बी कर रही थी, मगर टोनी से ये बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था। इस दौरान वहां लिया और रशेल आते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि वो लोग पहाड़ से एकदम ऊपरी छोर पर जा रहे हैं, ताकि समझ में आ सके कि आखिर ये जगह कैसी है, क्या पता वहां पर कोई मदद मिल जाए। अब शेल्बी भी उनके साथ चलने को तैयार हो जाती है। तभी डॉट उन्हें फातिन के बैग से निकालकर एक शीशा देती है, ताकि पहाड़ की सबसे ऊपरी चोटी पर पहुंचकर वो इसे जरूरत पड़ने पर मदद के लिए सिग्नल भेज सके। रशेल पूछती है कि क्या ये वाकई मदद करेगा, जिस पर डॉट बोलती है बिल्कुल करेगा। मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी मैन वर्सेस वाइल्ड देखकर निकली है। पिताजी अक्सर मुझे शिकार पर ले जाया करते थे, जिसे मुझे इतना अंदाजा तो अच्छे से है। फिर वो तीनों शीशा लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। देखते ही देखते वो तीनों ऊपरी सतह से बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हैं। तभी शेल्बी थोड़ा आराम करने के लिए बैठ जाती है, और ये देखते ही रशेल जोर से पीछे से मुड़कर उसके ऊपर चिल्लाने की कोशिश करती है, जिससे कि वो शीशा उसके हाथ से झटक कर सीधा पहाड़ी के नीचे की तरफ गिर जाता है। अब लिया उसे पकड़ने की कोशिश में लटक जाती है, और दोनों लिया को ऊपर की तरफ खींचने की पूरी जोर मशक्कत कर रहे होते हैं, मगर ये इतना भी आसान नहीं होता अगर वक्त रहते वहां पर नोरा ना आती। फिलहाल लिया की जान तो बच जाती है, लेकिन उसकी लापरवाही की वजह से रशेल अब उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो अपना आपा खो बैठती है, क्योंकि उसकी दुनिया यहाँ इन पहाड़ों के बीच नहीं थी, बल्कि इस जगह से मीलों दूर थी, और वो यहाँ एक भी सेकंड जाया नहीं करना चाहती, इसीलिए अकेली ही आगे बढ़ने लगती है। इधर अतीत के लम्हों में हम उसे कंपटीशन के दिन डाइव करते हुए देखते हैं। यहाँ उसका परफॉर्मेंस देखने के लिए माता पिता और उसकी बहन नोरा भी आए थे। कंपटीशन शुरू होता है कि तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा पानी में गिरकर जख्मी हो जाती है। इधर रशेल जब पहाड़ के शिखर पर पहुंचती है तो वहां उसे अपनी नाकामयाबी का कुछ वैसा ही नजारा देखने को मिलता है, क्योंकि दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। जिस उम्मीद में वो वहां चढ़ी थी वो एक बार फिर से बेकार साबित हुई। चारों वापस अपने दोस्त के पास जाने लगे, लेकिन दूर बैठी क्लेविन देख रही थी, और साथ ही टॉम और सुजैन से वादा करती है कि उनके आदमी की मौत जाया नहीं जाएगी। इधर हम शेल्बी किनारे पर आर्टिफिशियल दांतों को धोते हुए देखते हैं। तभी उसकी नजर एक बैग पर पड़ती है। न जाने ये बैग कहाँ से यहाँ आया।
लेकिन उसमें से जो आइडेंटिटी कार्ड उसे देखकर मिलता है उसे देखकर लग रहा था कि ये बैग उसके प्लेन के पायलट का है और उसमें रखी हुई कुछ दवाइयां, खाने पीने की चीजें उन लोगों के लिए संजीवनी बूटी का काम करती है। शेल्बी फौरन एक गोली निकाल कर जख्मी मार्था को खिलाता है। वो उसका शुक्रिया अदा करती है और ये देख टोनी जल बूझ कर वहां से चली जाती है। अब हम रशेल को इन्वेस्टिगेटर को बताते हुए देखते हैं, जिसे इस भयानक हादसे के बाद अपनी बहन की कीमत मालूम पड़ी। वो उसे हर दम अपने से आगे समझती थी, लेकिन हकीकत में वो आगे नहीं थी, बल्कि साए की तरह उसकी हिफाजत के लिए खड़ी थी। फिर चाहे बात उस आइलैंड की हो या फिर जिंदगी की रेस में आगे बढ़ने की, नोरा ने हमेशा उसका ख्याल रखा और फिर अपना कटा हुआ हाथ दिखाते हुए उनसे कहती है, किसी ने सच ही कहा है, हम अक्सर उनका एहसास कर सकते हैं जो हमारा हाथ थामे। अब अगले रोज डैनियल और डीन को डॉट से पूछताछ करते हैं, जो कि परेशानियों के बावजूद भी अपने कमरे में कुछ आनंद के पल गुजारने में व्यस्त थी। कहानी अतीत में चली जाती है। हम आंधी तूफान से लड़ती लड़कियों को देखते हैं। वो किसी तरह डॉट द्वारा ढूंढी गई पन्नी से अपने आप को बरसात से बचा रही थी, लेकिन यहाँ उसको एहसास होता है कि जितना जरूरी जिंदा रहने के लिए खाना, उतना ही सर ढकने के लिए ठिकाना भी चाहिए। लेकिन इसमें उसका कोई भी साथ नहीं देता, जिस पर वो खुद ही कोई गुफा ढूंढने का फैसला करती है, क्योंकि कुदरत अब कौन सा कहर ढा दे इन्हें कोई भरोसा नहीं है। जो सुन शेल्बी भी उसका साथ देने चल देती है। वहीं रशेल, नोरा और लिया समुद्र के नजदीक प्लेन में मौजूद कुछ और जरूरी चीजों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते। यहाँ में डॉट और शेल्बी की बातों से मालूम पड़ता है कि वो दोनों एक ही शहर में पढ़ा करते थे। डॉट के पिता टिम उस वक्त के बेहतरीन फुटबॉल कोच थे। अक्सर शेल्बी का गेम देखने आया करते थे, हालांकि ये काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। बातों ही बातों में डॉट उसे एहसास दिलाती है कि उसका बॉयफ्रेंड एंड्रयू धोखेबाज था, जो कि उसका सबसे बड़ा ग्राहक था। जी हाँ, यहाँ डॉट उसके सामने कॉलेज के दिनों के गहरे रात उजागर करते हुए कहती है कि वो बस स्कूल में ड्रग्स बेचा करती थी। सिर्फ स्कूल में नहीं, पूरे शहर में बेचा करती थी। और एंड्रयू अक्सर उसे वो पाउडर लेने के लिए आया करता था, जिस दौरान वो उसे कई लड़कियों के साथ देखा करती थी। वैसे डॉट ये सब कुछ अपनी खुशी से नहीं करती थी, बल्कि अपने घर चलाने के लिए कर रही थी। उसके पिता टिम के बीमार होने के बाद सब कुछ तबासा हो गया। उनकी महंगी महंगी दवाइयां, बिगड़ती हालात, ये सब कुछ डॉट के लिए कुछ चुनौती से कम नहीं था। एक रोज क्रिसमस की शाम डॉट अपने पिता को तोहफे के रूप में बचपन की सुनहरी यादों से भरी एक फोटो फ्रेम देती है। वहीं टीम उसे डाउन ऑफ आई नाम के एक शो की टिकट देते हुए कहता है कि ये लड़कियों से भरा एक छोटा सा मजेदार सफर होने वाला है, जो कि हवाई में है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस कठिन जिंदगी से थोड़ा सा वक्त निकाल कर वहां जाओ, कुछ नया करो। मुझे संभालने के लिए तो मिटाओ है ना। लेकिन डॉट उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। मिटाओ उसका दोस्त था, जो कहीं न कहीं डॉट को पसंद भी करता था और डॉट भी उसे पसंद करते थे। लेकिन जिम्मेदारियों के बोझ से वो इतना दब चुकी थी कि अब उसके पास खुद के जीने के लिए मानो समय नहीं था। हालांकि उसकी गैर मौजूदगी में टिम का वो पूरा ख्याल मटाव ही रखता था, इसके लिए वो हमेशा उसका शुक्रगुजार रहती थी। वो अंदर ही अंदर इन उलझनों से इतना भर चुकी थी कि जब गुफा ढूंढते समय शेल्बी पर एक सांप हमला करने की कोशिश करता है तो वो अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल देती है, जो देखकर कोई भी आसानी से पता लगा सकता है कि आखिर वो कितना परेशान है। वहीं दूसरी तरफ हम लिया, नोरा और रशेल को देखते हैं, जो गहरे पानी में जहाजों के अवशेषों को ढूंढने में लगी थी। तभी उनके हाथ प्लेन का ब्लैक बॉक्स लगता है, जो एक तरह का टेप रिकॉर्डर होने के साथ जीपीएस से सिग्नल भी भेजने का काम करता है। लेकिन वो इतना भारी था, उसे निकालना एक इंसान की बस की बात नहीं थी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि मिटाओ डॉट को केविन नाम की किसी महिला का विजिटिंग कार्ड देता है, जो उसके पिता को जानती थी और टीम की आखिरी इच्छा थी डॉट न केवल क्लेविन से मिले बल्कि डॉन ऑफ आई ट्रिप के लिए भी जाए। वर्तमान में हम देख पाते हैं कि चलते चलते आखिरकार डॉट और शेल्बी का सर ढकने के लिए एक गुफा मिल ही जाती है। उधर कई कोशिशों के बाद अंत में लिया और रशेल टेप रिकॉर्डर को निकालने में कामयाब हो जाता। अब संशय की बात ये थी कि आखिर इसे खोला जाए या फिर नहीं, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा था डू नॉट ओपन, इसे मत खोलो। ऐसे में अगर उन्होंने उसे खोला तो वही खराब ना हो जाए, अगर नहीं खुला तो पछतावा रह जाएगा। पर हर किसी को अपनी अपनी राय थी, जिसका समाधान शेल्बी वोटिंग के जरिए निकालती है और बहुमत ब्लैक बॉक्स को खोलने की तरफ ज्यादा थी। जिसके बाद डॉट उसे खोलती है और उसके अंदर एक रिकॉर्डर मिलता है। ये रिकॉर्डर प्लेन के अंदर मौजूद सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड कर रहा था, जिसे ओपन करने में पायलट की आवाज साफ साफ सुन सकते हैं, जो प्लेन को चलाने की अनुमति से लेकर प्लेन के क्रैश होने तक सारी गतिविधियों के बारे में चिल्लाते हुए हेडक्वार्टर से दरख्वास्त करता है कि उसके प्लेन का कंट्रोल सिस्टम खराब हो चुका है, सारी लड़कियां बेहोश हो गई हैं। मजबूरी में उसे पानी में जहाज को उतारना पड़ रहा है और फिर एक जोरदार टक्कर की आवाज सुनाई देती है, जो सुन वो वहीं से खौफ में आ जाती है।
उन्हें एहसास होता है कि वो मौत से कितना करीब थी, लेकिन पायलट की समझदारी की वजह से उन सभी की जान बच गई। कहानी एक बार फिर से अतीत में जाती है, जहां हम टिम को देखते हैं। वो नम आंखों से अपनी बेटी से कहता है कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। अब उसे ना रोके, वो इस तरह अपनी बेटी की जिंदगी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता। इसीलिए उसे मदद मांगता है और हाथ में लिए जहर को देने को कहता है, ताकि खुशी खुशी इस दर्द से वो आज़ाद हो सके और चैन की नींद सो सके। डॉट के लिए ये बेहद कठिन था, लेकिन टिम के लिए शायद ये सही था, और नम आंखों के साथ वो उन्हें खुशी खुशी मौत को गले लगाने देती। टिम की मौत के बाद अपने पिता की इच्छा अनुसार वो सीधे क्लेन से मिलती है और उसे कहती है कि मेरे पिता ने कहा था कि आप ट्रिप पर जाने पर मेरा पूरा खर्चा उठाएंगे, साथ ही साथ 18 साल तक बाल विकास अधिकारियों से मेरी हिफाजत भी करेंगे। आखिर ये सब कुछ आप फ्री में तो करेंगे ना, क्योंकि हर चीज़ की कीमत होती है। तो यहाँ आपको मुझसे क्या चाहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। ज़रा सोच कर देखिए कि आखिर क्लेन को उससे क्या चाहिए होगा। इसका मतलब था डॉट इस सफ़र में आने से पहले क्लेन को जानती थी। कहीं डॉट भी जेनेट की तरह क्लेन के इस खेल का मोहरा तो नहीं है, जिसकी असलियत से अभी सभी लड़कियां वाकिफ नहीं है, और यहाँ वो अपने दम पर क्या कुछ करने वाली है, सच्चाई क्या थी, ये देखना वाकई काफी दिलचस्प होगा। देखते ही देखते 7 दिन बीत जाता है। अब हम उस हादसे से बची टोनी को देखते हैं, जो अपने सामने रखे हुए मनपसंद स्नैक टैकीज को निकालकर बेहद ही चाव से खा रही थी। तभी उसे मिलने के लिए इन्वेस्टिगेटर डीन और डैनियल आते हैं, जो ब्लैक बॉक्स की फोटो दिखाते हुए कहते हैं कि क्या तुम इसे पहचानती हो। टोनी हल्की सी मुस्कुराती है और कहती है कि ये सभी के लिए कोई घटिया मजाक से कम नहीं है। जिस प्रकार से हमें ऐसे लगा कि अब हम बच जाएंगे, परंतु ये किसी काम का नहीं था। इस दौरान कहानी एक बार फिर से अतीत में जाती है, जहां चिप्स का एक पैकेट लगता है, लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि उनमें से किसी को नहीं पता कि आखिर ये किसका है। डॉट का कहना था कि उसने इसे एयरपोर्ट जाने से पहले खरीदा था, तो वहीं टोनी इस पर अपना हक जमाने लगती है, जिसके चलते हम दोनों के बीच में आपस में झगड़ा होने लगता है। इसे सुलझाने के लिए शेल्बी उन्हें कमाल का आइडिया देते हुए कहती है कि हमें नहीं पता ये चिप्स का पैकेट किसका है, इसीलिए क्यों ना इसे खेल के इनाम के तौर पर जीता जाए। यानी कि चलो हम सभी 2 गुटों में बढ़ जाते हैं, जो सबसे पहले अपने लिए एक टिकाऊ आसरा बनाएगा, चिप्स उसी की टीम का होगा, और इस मुकाबले को हम शेल्टर बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। डैनियल और डीन उसकी ये कहानी सुनते हुए कहता है कि आखिर एक चिप्स के पैकेट के लिए ये सब करने की क्या जरूरत थी। तो इस पर टोनी हमसे कहती है कि जिस जगह से ताल्लुक वो रखती है, वहां पर अपनी चीज के लिए लड़ना आम बात, और मेरे लिए ये मुकाबला जिंदगी का पहला ऐसा मुकाबला नहीं था। जिसके बाद हम टोनी के कॉलेज के दिनों को देखते हैं, जहां वो अपनी स्कूल की बेस्ट बास्केट प्लेयर थी, और यहीं पर इसका दिल रेगन नाम की लड़की पर आता है, जो बाद में उसकी गर्लफ्रेंड भी बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ आइलैंड पर अब सभी 2 लड़कियों में गुट बन चुका है, जिसमें से एक की कप्तान टोनी और दूसरे की डॉट थी। जहां टोनी की टीम उसकी बेस्ट फ्रेंड मार्था, नोरा और शेल्बी थी, तो दूसरी तरफ डॉट की तरफ फातिन, रशेल और लिया थी। फिर यह घमासान युद्ध शुरू होता है। टोनी एक चौखट वाली झोपड़ी बनाना चाहती है, लेकिन शेल्बी के मुताबिक वो काफी जटिल थी, तो उसे बनाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए लोग दूसरा प्लान बना रहे थे, जो कि टोनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो गुस्से में अकेले ही जंगलों की टहनियां लेने चली जाती है। हालांकि मतभेद सिर्फ उनकी ही टीम में नहीं था, यहाँ फातिन के आलसी स्वभाव से लिया भी परेशान थी, जिसके चलते दोनों ही आपस में बहस हो जाती है। अब बातों ही बातों में फातिन लिया के पुराने जख्म को कुरेदते हुए जेफरी का जिक्र करती है, जो लिया की बर्दाश्त से बाहर हो जाता और वो उसे धक्का दे देती है, जिससे फातिन के पैरों में चोट लग जाती है। अब लिया का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, इसीलिए अपने आप को संयम में रखने के लिए वो सारे कपड़े उतार कर बीच समुद्र में डुबकी लगाने चली जाती। ये बात अगर पागलपन की हो रही है तो हम बता दें कि टोनी भी कुछ कम नहीं थी। कॉलेज के दिनों में एक रोज जब वो रीगन के साथ कुछ प्यार भरे पल गुजारने के लिए बाहर जाती है, तो वहाँ कुछ लड़के रीगन को छेड़ने की कोशिश करते हैं। फिलहाल रीगन उस स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन टोनी के गर्म स्वभाव ने वहां बवाल मचा दिया, जिसके चलते हाथापाई इतनी बढ़ जाती है कि गलती से एक हाथ रीगन को भी लग जाता है। अब टोनी का संकी स्वभाव देखकर वो लड़के तो भाग गए, मगर उसकी इस हरकत से रीगन को टोनी के गुस्से का एहसास हो जाता है, और इसीलिए उसने धीरे धीरे उससे दूरियां बना ली। अब बेचारी टोनी टूटे दिल के साथ इन्वेस्टिगेटर को यह कहानी बयां करते हुए बताती है कि वो दिल की इतनी बुरी नहीं है, लेकिन कभी कभी बात जब सर से ऊपर निकल जाती है तो उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या कर रही है। कहानी एक बार फिर से उसी आइलैंड पर पहुंचती है, जहां टोनी अपने उन्हें अतीत के पलों को याद करते किसी कोयले की तरह सुलग रही थी। उसके दिल पहले ही टूट चुका है, और जब मार्था ने उसे ये सहारा दिया, अपने घर में रहने का आसरा दिया, लेकिन आज जब मार्था को शेल्बी के इतने करीब आते हुए देखती है तो एक बार फिर से वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। उसे अकेलापन महसूस हो रहा था। इसी उलझन में वो झोपड़ी को तहस नहस कर देती है। सभी उसका ये रूप देखकर डर जाते हैं। बेचारी मार्था की आंखों में तो आंसू आ जाते, क्योंकि उसने उसे ऐसे न जाने कितनी बार देखा है, लेकिन अब उसकी ये बिखरे टुकड़ों को संभालते संभालते वो तंग आ चुकी है और खुद से दूर जाने को कहकर वहां से चली जाती है।
शाम होती है। हम देखते हैं कि डॉट जो कि पहले से मुकाबला जीत चुकी है और जब उसकी शेल्टर में बैठकर टैकिस चिप को मिल बांट कर वो सब खा रहे थे। फातिन जो कि अपने हिस्से की कोल्ड ड्रिंक पहले ही पी चुकी है, वो उन लोगों से एक घूंट पीने को मांगती है, मगर लिया उसे समझाती है कि अगर वो इस तरह अपने हिस्से का राशन खत्म करती जाएगी आखिर कैसे काम चलेगा। उसे इतनी प्यास भी लगी क्यों है, उसने तो कोई मेहनत का काम भी नहीं किया। जिस पर फातिन कहती है कि जरूरी नहीं कि हर इंसान काम करने के लिए बनाओ, कुछ लोग सिर्फ दान करने के लिए भी होते हैं। देखो ना, मेरे दिए हुए सामान से तुम लोगों ने इस झोपड़ी की छत को तैयार किया। बस फिर क्या था, बात बहस में बदल जाती है और लिया कोल्ड ड्रिंक देने के लिए वोटिंग की मांग करती है और ये सुनकर फातिन गुस्से में वहां से चली जाती है। इस दौरान हम क्लेन को देखते हैं जो लिया के माता पिता को गुमराह करते हुए बताती है कि उनकी बेटी यहाँ पूरी तरह सुरक्षित है और अपने गम से बाहर आकर उसे यहाँ कुछ दोस्त भी बना लिए। जल्दी ही वो समर कैंप के बाद पहले से बेहतर हो जाएगी। अब ये सुनकर उसके माता पिता बेहद खुश होते हैं। वहीं आइलैंड पर थोड़ी देर बाद फातिन वापस शेल्टर होम की तरफ आती है। सबको सोता हुआ देखकर वो चुपके से किसी के हिस्से की 2 कोल्ड ड्रिंक निकाल कर दबे पांव वहां से निकल जाती है। इस दौरान हम दूसरी तरफ समुद्र की तरफ जोर से भागते हुए टोनी को देखते हैं जो मार्था की उन बातों को सोचकर रोते हुए कहीं जा रही थी। इसका किसी को अंदाजा नहीं है कि वो कहाँ जा रही। अब यहाँ से कहानी अपने अगले भाग पर पहुंचती है जहाँ सुबह होते होते सभी लड़कियों को मालूम पड़ चुका है कि कोल्ड ड्रिंक की 2 कैन गायब है और ये जरूर फातिन का ही काम है, परंतु अब वो कहाँ ये सोचने का एक बड़ा विषय था। इसी बीच डॉट को मालूम पड़ता है कि उसने अपना लाइटर कहीं खो दिया, यानी कि अब उसके लिए आग को जलाना बेहद मुश्किल होगा। इसीलिए अब उन्हें किसी भी तरह जलती हुई आग को बरकरार रखना होगा, वरना बिना आग के वो ना तो खाना बना पाएंगे ना ही पानी गर्म कर पाएंगे। पर इससे पहले की बात ज्यादा बिगड़ती टोनी वहां भागती हुई आती है जिसके हाथ में खून से लथपथ कपड़ा होता है। हैरानी की बात यह थी कि यह कपड़ा किसी और का नहीं बल्कि फातिन का था और उसके साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। दूसरी तरफ क्लेन भी अपने साथ काम कर रहे लोगों पर गुस्सा करती है कि जिस दक्षिण छोर पर फातिन को जाते हुए देखा गया था वहां का कैमरा खराब हो गया और अभी तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस पर वो एलेक्स नाम की एक लड़की को फटकार भी लगाती है, मगर यहाँ उसकी कोई गलती नहीं थी। ये सब तो खराब मौसम के कारण हुआ था। एलेक्स तो खुद चिंतित थी कि आखिर शो की एक पार्टिसिपेंट फातिन कहाँ पर है। वेल, कहानी यहाँ से अतीत में फिर से चली जाती है। हम हाथों में वॉयलिन लिए एक 17 साल की फातिन को देखते हैं जो अपनी माँ राना से इसलिए नाराज थी क्योंकि उन्होंने उसे घूमने फिरने पर रोक लगा दिया था। हालांकि पिता समद की सलाह पर माँ उसे शनिवार के दिन रात 11 बजे तक बाहर घूमने टहलने की छूट दे देती है। अब दोस्तों, फातिन एक बेहतरीन वॉयलिन बजाती है। उसका भविष्य को लेकर उसकी माँ बेहद स्ट्रिक्ट थी। बात करें वर्तमान की तो सभी लड़कियों उस जगह पर पहुंचती हैं जहां टोनी को फातिन का खून से सना हुआ कपड़ा मिला था। किसी को लग रहा है कि उसे किसी जानवर ने अपना शिकार बना लिया, तो कुछ इसे शैतानी चाल कहते हैं ताकि वो उन लोगों को परेशान कर सके, परंतु हकीकत क्या है ये जानना उन लोगों के लिए सबसे जरूरी था। इसीलिए नोरा को आग को बरकरार रखने के लिए वापस भेज दिया जाता है। वहीं बाकी लोग फातिन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जाते जाते लिया कहती है, देखना उसे मिलते ही हमें एक से एक बढ़कर बहाने सुनाएगी और रोना धोना लगाएगी। जिस पर डॉट उसकी बातों को नकारते हुए कहती है, तुम शायद गलत हो, मुझे वो कोई बिगड़ी राजकुमारी नहीं बल्कि कोई रहस्यमयी शख्सियत लगती है। मैं ऐसा इसलिए कह रही क्योंकि क्या तुमने कभी उसके रूखे और कठोर हाथों में देखा है जो साफ बयां कर कि वो आने से पहले किसी कमाल की चीज में उस्ताद थी। वेल, डॉट के इतना कहते ही कहानी फिर से अतीत में जाती है जहां फातिन को पूरी शिद्दत से एक स्टूडियो में वॉयलिन बजाते हुए देखते हैं। ये समझिए कि वो अपनी जिंदगी की मौज मस्ती में इतनी बिजी थी कि शनिवार को कब 1.5 घंटा लेट हो जाती उसे पता ही नहीं चलता। पिता समद उसे अपने प्रैक्टिस पर ध्यान देने के लिए कहते हैं क्योंकि माँ राना सिर्फ उसे अपनी तरह कामयाब देखना चाहती है। वो जिस तरह से एक बड़ी प्रॉपर्टी डीलर थी ठीक उसी तरह से अपनी बेटी को हुनर को पहचान कर उसे रॉक स्टार बनाना चाहती थी और यही वजह है कि वो उसके प्रति इतनी सख्त। हालांकि पिता समद उसकी हर गलती को माँ से छुपाने की कोशिश करते हैं परंतु कभी कभी उससे बातें छुपा नहीं पाते। वहीं आइलैंड पर लड़कियों को अभी तक फातिन का कोई नामो निशान नहीं मिला था। ढूंढने का दायरा बेहद बड़ा था, इसीलिए रशेल और डॉट दूसरी तरफ जाने का फैसला करते हैं ताकि जल्द से जल्द वो पूरे जंगल को खंगार मारे। साथ ही साथ इस दौरान हमें लिया का बढ़ता हुआ गुस्सा भी दिखाई देता है जिसे कहीं ना कहीं अब सब लोग सच में पागलपन ही समझ बैठते हैं और उन पर नजर रख रही क्लेन भी उन लोगों से इस बर्ताव और फातिन की गुमशुदगी से परेशान थी। इस बीच रशेल एक दलदल में फंस जाती है जिसकी चीख पुकार सुनकर सभी वहां पर इकट्ठा होते और किसी भी तरह उसे बचा लेते हैं। अब कुछ ही घंटों में शाम होने वाली है और ये उसका मानना था कि ये खोज आज यहीं पर रोक देनी चाहिए, लेकिन लिया फातिन के बिना वापस नहीं जाना चाहती और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं। कहानी दोबारा से पास में जाती है जहां एक रोज फातिन की नजर सामने पड़े पिता के टैबलेट पर जाती है जिस पर कुछ लड़कियों के मैसेज आ रहे थे और वो उन्हें अपनी निजी फोटोज भेज रहे थे। पिता का ये राज जानकर फातिन को बेहद बुरा लगता है।
आखिर में उसकी माँ को वो धोखा दे रहे थे, इसीलिए बदला लेने के लिए वो उनकी इन्हीं निजी फोटोज को फोन के कांटेक्ट में मौजूद सभी लोगों को चुपके से भेज देती है। और जब ये बात घर पर उसकी माँ को मालूम पड़ती है तो उनका दिल टूट जाता है। वो उन्हें संभालती है, परंतु कुछ दिनों बाद इस बात से पर्दा उठ जाता है कि आखिर उसके पिता की फोटोज किसने शेयर की, जिस पर उसकी माँ की पूरे शहर में किरकिरी हो जाती है। यहाँ तक कि उनकी 3 बड़ी डील भी टूट जाती है और पिता समद भी अपना गिरवान में ना झांक कर सारा दोष फातिन पर ठहरा देते हैं। बेचारी फातिन को कुछ समझ नहीं आता आखिर वो कहां से गलत थी। उल्टा अपनी माँ को पिता के साइड देखकर वो और उदास हो जाती है। अब उन दोनों ने फातिन को परिवार के लिए खतरा समझ लिया था, इसीलिए अब उसे डाउन ऑफ आई नाम के स्ट्रीट कैंप में भेजने का फैसला करते हैं, जहाँ वो अभी मौजूद है। और फिर वहां से निकल जाने के बाद एक कट्टरपंथी बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन की भी बात रखते हैं, ताकि वो अनुशासन में रहकर आज़ादी से जिंदगी की जरूरी चीज़ों को सीख सके। इसीलिए यहाँ से जाने से पहले उसने नीलामी में खरीदी गई बेशकीमती घड़ियों को चुरा लिया और अपने बैग में रख लिया। वहीं आइलैंड में आखिरकार सभी को फातिन मिली जाती, जिसे सही सलामत देखकर उन लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं होता। यहाँ उसके हाथ में नेल पेंट को देखकर सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग यहाँ तुम्हें ढूंढते ढूंढते परेशान थे और तुम मेडी पेडिक्योर में लगी हुई हो। फातिन कहती है, नहीं, मैंने इसका इस्तेमाल किसी और काम के लिए किया है। फिर वो उन्हें अपने साथ एक खास जगह पर लेकर जाती है। जिन रास्तों से जाती हुए वो नजदीक मौजूद पेड़ पर निशान के तौर पर नेल पेंट पे लगा रही थी। अंत में वो सभी एक झरने के पास पहुंचते हैं, जो कि साफ पानी का स्रोत था और ये लड़कियों के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं था। वो सभी जश्न मनाने लगती हैं और फातिन की काबिलियत पर नाज करते हुए उसका नाम की जय जयकार करती हैं, क्योंकि आखिर उसने सबको गलत जो साबित कर दिया था। फिलहाल सभी लड़कियां अब क्लेन को कैमरे में दिखने लगी थी, जिसके बाद कहीं जाकर उसके दिल को ठंडक पहुंचती है। जिस लापरवाही की वजह से जनेत की मौत हुई, वो एलेक्स को एक ऐसी हरकत दोबारा ना करने की सलाह देती है। वहीं सभी लड़कियां खुशी खुशी शेल्टर के पास पहुंचती है। यहाँ फातिन लिया से अपनी गलती की माफी मांगती है। लिया भी उसके द्वारा की गई हरकत से शर्मिंदा थी। दोनों एक बार फिर से दोस्त बन गए थे। लिया को महसूस होता है कि आखिर जिस जेफरी को लेकर वो इतना गम झेल रही है वो उसका कभी था ही नहीं। इसीलिए इस प्यार की कहानी से छुटकारा पाने के लिए धीमी पड़ी आग में उसने जेफरी की आखिरी निशानी को भी जलाकर राख कर दिया। कुछ समय के बाद रात हो जाती है और सभी लड़कियां फैसला करती हैं, इससे पहले जनेत की बॉडी को कोई जंगली जानवर अपना शिकार बना ले, क्यों ना उसे अपने शेल्टर से थोड़ा दूर दफनाया जाए, क्योंकि सड़ी हुई लाश जानवर को बुलाने में काम आ सकती है और ये चीज उन्हें खतरे में डाल सकती है। और ऐसे में जब वो जनेत की बॉडी को निकालने के लिए जिस जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लाश वहां थी ही नहीं। कुछ घंटे गहरी खुदाई के बाद उनके हाथ कुछ नहीं लगता और ये बात हम वर्तमान में इन्वेस्टिगेटर को फातिन द्वारा बताए हुए देखते हैं, यानी कि वो अभी जिंदा है दोस्तों। लेकिन जो बात गले से नहीं उतर रही है कि फातिन बची कैसे और जनेत की लाश गई तो आखिर गई कहाँ, जो कि एक रहस्य बन चुका है। सभी इस चीज को लेकर परेशान थे जिसकी असलियत से लड़कियां अनजान थी। अब यहाँ आगे क्या कुछ होने वाला है ये देखना वाकई काफी दिलचस्प होगा, जिससे पर्दा द वाइल्ड सीरीज के हमारे अगले पार्ट में उठेगा। तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट भी करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।